भूसंतुलन, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। परिभाषा: परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों यथा पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों यथा झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द आइसोस्टेटियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है समय स्थिति। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 में किया और इनका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वत एवं पठार तथा नीचे दसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। डटन का ये मानना था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तल के नीचे स्थित पदार्थों का भार बराबर होगा। डटन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे दसे भागों का घनत्व अधिक होगा और तभी सबका भाग एक रेखा के सारे बराबर होगा। इस आधार तल को समदबाव तल अथवा समतोल तल अथवा क्षतिपूर्ति तल कहा जा सकता है। इस तल के सभी भागों का भार अथवा दबाव बराबर होना चाहिए। जब किसी कारण से एक भाग का भार अथवा दबाव बढ़ जाता है तो दूसरे का कम हो जाता है, तब भूसंतुलन समाप्त हो जाता है। इस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। जब नदियों द्वारा सागर में तथा डेल्टाई भाग में निक्षेप होने लगता है तब डेल्टाई भाग का भार बढ़ने लगता है तथा पहाड़ी भाग का भार कम होने लगता है। फलस्वरूप संतुलन समाप्त हो जाता है। इसे स्थापित करने के लिए पहाड़ी भाग ऊपर उठने लगते हैं तथा डेल्टाई भाग नीचे धसकने लगते हैं और धीरे धीरे डेल्टाई भाग का मलबा पहाड़ी भाग के नीचे आने लगता है ताकि संतुलन बना रहे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित है और इसे संतुलन की दशा कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ का बराबर द्रव्यमान होता है। संतुलन के सिद्धांत का सामान्य तात्पर्य है पृथ्वी में ऐसा तल होता है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है। भूसंतुलन के सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करें तो भूसंतुलन के सिद्धांत का विचार अचानक ही भूगर्भवेत्ताओं के मस्तिष्क में आया। सन 1859 ईस्वी में सिंध गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु जियोडेटिक सर्वे भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एरवेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। उस समय कल्याण तथा कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि के अनुसार लिया गया। दोनों मापों में 5.236 का अंतर आया। कल्याण हिमालय से मात्र 60 मील दूर था। इस प्रकार जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण एरी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इस तरह एक सूत्र का प्रतिपादन हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण था। और जब ये समस्या प्राट के सामने रखी गई तो उन्होंने इसकी नई व्याख्या की। उन्होंने ये माना कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना है और उसका घनत्व 2.75 है। इस आधार पर उन्होंने गणना की तो अंतर 15.885 के बराबर आना चाहिए था। इस प्रकार प्राट ने इस मत का अनुमोदन किया कि माप का अंतर केवल 5.236 न होकर 15.885 होना चाहिए था, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को अपनी ओर अधिक आकर्षित करना चाहिए था। प्राट के अनुसार यदि हिमालय 2.75 घनत्व वाले सेल का बना है तो सही रूप में अपन आकर्षक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा। आगे चलकर एरी तथा प्राट की व्याख्याओं ने एक दूसरी समस्या को जन्म दिया कि हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण क्या है। इस कारण के लिए अनेक सुझाव दिए गए, जिनमें पहले था कि हिमालय एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं। इस कारण से पर्वत का भार तथा घनत्व कम होगा, जिस कारण माप में अंतर आ गया। ये मत सर्वथा काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया क्योंकि न्याय संगत नहीं था। दूसरा, हिमालय के ऊपरी अतिरिक्त पदार्थों का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। इस कारण समस्त भार कम होगा तथा आकर्षण शक्ति कम होगी। तीसरा, हिमालय के सेल का घनत्व स्वयं कम होगा।
जिस कारण पर्वत का भार तथा आकर्षण शक्ति कम होगी। चौथा, ये माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल इस तल के ऊपर ही अंतर पाया जाता है। इस प्रकार इस तल के सभी भाग बराबर भार रखते हैं। इस आधार पर यह मान लिया गया कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा तथा जितना ही छोटा भाग होगा उतना ही घनत्व अधिक होगा। बिगर द कॉलम लेसर द डेनिसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेनिसिटी। इस प्रकार धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और कई विद्वानों ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस क्रम में सर्वप्रथम सर जॉर्ज एरी ने अपनी संकल्पना का प्रतिपादित किया। एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित होता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय बाहरी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैरा, वह काफ़ी नीचे तक प्रविष्ट है। जिस प्रकार एक नाव एक पानी में तैरती है, उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई तक व्याप्त है। इस विचार को हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा आइसबर्ग जब पानी में तैरता है तो उसके एक भाग को ऊपर जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपों का औसत घनत्व 2.67 तथा सब स्ट्रेटम का 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सब स्ट्रेटम में ऊपर बने रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सब स्ट्रेटम में नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ एरी ने आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, वरन उन्होंने इतना ही बताया था कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। यदि तैराव के उपयुक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त करें तो हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना नीचे की तरफ होगा, तो हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर 8,848 मीटर गुणा 9 तो 79,632 मीटर तक का भाग हल्के पदार्थ का होगा और सब स्ट्रेटम में होगा। इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ जो कि सब स्ट्रेटम में है तथा यह लंबी जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। इन आधारों पर एरी ने अपने मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सब स्ट्रेटम में डूबा होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा रहेगा। एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, अर्थात यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेराइंग थिकनेस। अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाली सेलों का बना है परंतु उनके विभिन्न भागों में गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा उन्हें पारे में से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। एरी के मत को हम संक्षेप में इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सब स्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को उठा देते हैं, जिस कारण ऊंचे ऊंचे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित हैं। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः ये अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में उठा दे पाते हैं, जबकि उसके नीचे सब स्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे ऊंचे भाग तथा निचले भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग संतुलन तल या समतल तल पर बराबर भार रखता है। धन्यवाद।